अगर आप 18 से 25 साल की एज में हैं और एक दिन मिरर में देखते हुए आपको लगता है कि हेयर लाइन थोड़ी पीछे जा रही है या स्कैल्प थोड़ा ज्यादा विजिबल होने लगा है, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? क्या ये नॉर्मल है या बॉल्डनेस शुरू हो रही है? और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ट्रीटमेंट क्या और कब स्टार्ट करनी चाहिए? 20 की एज के बाद या 30 साल के बाद या जब बॉल्ड पैच क्लियरली दिखने लगे तब? सच ये है कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा मिथ एज से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं यंग हूँ, ट्रीटमेंट की क्या जरूरत है। लेकिन डर्मेटोलॉजी और हेयर साइंस का क्लियर मैसेज है कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट की राइट एज कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। राइट टाइम तब होता है जब हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। अगर आप वेट करते हैं जब तक कि बॉल्ड स्पॉट्स क्लियरली दिखने लगे, तब तक बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली डैमेज हो चुके होते हैं। इस वीडियो में हम साइंटिफिकली समझेंगे कि हेयर लॉस किस स्टेज में स्टार्ट होता है, अर्ली ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन से ट्रीटमेंट किस स्टेज में काम करते हैं और किस एज पर सर्जरी या ट्रांसप्लांट कंसीडर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 20s या 30s में हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे कॉमन हेयर लॉस टाइप है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जिसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहा जाता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 80% तक मैन अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पर मेल पैटर्न बॉल्डनेस डेवलप करते हैं और 40% के आसपास वुमेन भी इस कंडीशन से अफेक्ट होती हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अर्ली हो चुका होता है। पैटर्न बॉल्डनेस यूजुअली प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, इसलिए बहुत सारे लोगों में 20s या अर्ली 30s में हेयर थिनिंग नोटिसेबल हो जाती है। इसका मेन रीजन है DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन से बनता है। कुछ लोगों के हेयर फॉलिकल जेनेटिकली DHT के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब DHT फॉलिकल पर ऐड करता है तो हेयर ग्रेजुअली मिनिएचराइज होने लगता है। मिनिएचराइजेशन का मतलब है हेयर थिनर हो जाता है, ग्रोथ साइकिल शॉर्ट हो जाती है और इवेंचुअली हेयर ग्रो होना ही बंद हो जाता है। इसलिए हेयर लॉस एक सडन इवेंट नहीं होता, यह एक स्लो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कई सालों तक चलता है। और इसी वजह से डॉक्टर्स कहते हैं जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा हेयर प्रिजर्व कर सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस की। हेयर लॉस सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता, इसलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर टाइप का ट्रीटमेंट अलग होता है। पहले कॉमन टाइप समझते हैं। सबसे पहला है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। यह जेनेटिक हेयर लॉस है जो मेन और वीमेन दोनों में होता है। मेन में यूजुअली रिसीडिंग हेयर लाइन और क्राउन थिनिंग से स्टार्ट होता है और विमेन में मोस्टली सेंटर पार्ट वाइडनिंग और ओवरऑल थिनिंग दिखती है। मैन के केस में डॉक्टर्स नॉर्वुड स्केल यूज करते हैं। नॉर्वुड स्टेज में 1 to 7 तक हेयर लॉस का प्रोग्रेशन दिखाया गया है और विमेन के लिए लुडविग स्केल यूज होता है। अर्ली स्टेजेस में फॉलिकल्स अलाइव होते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। दूसरा हेयर लॉस का टाइप है एलोपेशिया एरिएटा। यह एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करता है। इसमें सडन पैची हेयर लॉस होता है। यह टीन से लेकर 30s तक और किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। स्टडीज दिखाती हैं कि अगर फर्स्ट मंथ के अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो तो अराउंड 90% पेशेंट्स में सेटिस्फैक्टरी रीग्रोथ पॉसिबल होती है। एलोपेशिया एरिएटा का ट्रीटमेंट यूजुअली टॉपिकल मेडिसिन और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड से किया जाता है। तीसरा हेयर लॉस का टाइप है टीलोजन एफ्लुवियम। यह स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस होता है। मेजर इलनेस, सर्जरी, चाइल्ड बर्थ, क्रैश डाइटिंग या सीवियर स्ट्रेस के बाद हेयर शेडिंग इंक्रीज हो सकता है। इस टाइप में हेयर फॉलिकल्स डैमेज नहीं होते। अगर ट्रिगर रिमूव हो जाए तो हेयर ग्रोथ नॉर्मली वापस आ सकती है। चौथा टाइप है स्कैरिंग एलोपेशिया। यह रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन फॉलिकल्स को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इस टाइप में अर्ली डायग्नोसिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बार फॉलिकल्स परमानेंटली डैमेज हो जाएं तो हेयर ग्रोथ वापस नहीं आती। इसलिए अगर आप हेयर लॉस नोटिस करते हैं तो गैस करना डेंजरस हो सकता है। करेक्ट डायग्नोसिस के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए? तो इसको आप समझिए। ट्रीटमेंट डिपेंड होता है डायग्नोसिस, स्टेज और फॉलिकल की हेल्थ पर। अगर आप नॉर्वुड स्टेज 1, 2, 3 में हैं तो ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स यूजुअली बेस्ट होता है। अर्ली स्टेज में फॉलिकल्स अलाइव होते हैं, बस उनकी थिकनेस कम हो रही होती है। अगर आप वेट करते हैं जब तक फॉलिकल्स कंप्लीटली श्रिंक हो जाएं, तो मेडिकेशन का इफेक्ट भी लिमिटेड हो जाता है। इसलिए जैसे ही आप
थिनिंग या हेयर लाइन रिसेशन नोटिस करते हैं, तभी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अब बात करते हैं फिनेस्ट्राइड और अर्ली ट्रीटमेंट के बारे में। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के ट्रीटमेंट में एक इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है फिनेस्ट्राइड। यह मेडिसिन 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक करता है। यह एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है। जब डीएसटी लेवल्स रिड्यूस होते हैं तो फॉलिकल मिनिएचराइजेशन स्लो हो जाता है। स्टडीज दिखाती हैं अगर फिनेस्ट्राइड 20 से 35 साल की एज में अर्ली स्टेज पर स्टार्ट किया जाए तो अराउंड 80 to 90% हेयर प्रिजर्वेशन पॉसिबल है और प्रोग्रेशन को 93% तक स्लो किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रग सबके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। कुछ लोगों में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स जैसे लिबिडो का कम होना और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे भी इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं। रेयर केसेस में मूड चेंजेस भी देखे गए हैं। इसलिए फिनेस्ट्राइड सिर्फ अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही यूज करना चाहिए। वुमेन के लिए यह ड्रग जनरली अवॉइड की जाती है, स्पेशली प्रेगनेंसी रिस्क की वजह से। अब बात करते हैं मिनॉक्सिडिल का रोल। हेयर लॉस ट्रीटमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। यह मेडिसिन ओरिजिनली ब्लड प्रेशर मेडिसिन के रूप में डेवलप की गई थी। बाद में रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि यह हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकती है। मिनॉक्सिडिल का एग्जैक्ट मैकेनिज्म फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन फॉलिकल को ग्रोथ फेज में लॉन्गर टाइम तक ये मेंटेन करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में 48 वीक्स के बाद हेयर डेंसिटी इंप्रूव हुई और हेयर थिकनेस भी इंप्रूव हुई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, मिनॉक्सिडिल तभी काम करता है जब फॉलिकल्स अलाइव हो। अगर फॉलिकल कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाएं तो रीग्रोथ डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए अगेन अर्ली ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। रिसर्चेस में यह भी दिखाया गया है कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड की कॉम्बिनेशन थेरेपी सिंगल ट्रीटमेंट से ज्यादा इफेक्टिव होती है। स्टडीज के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन थेरेपी से हेयर डेंसिटी में अराउंड 9 हेयर पर स्क्वायर सेंटीमीटर का एवरेज इंक्रीज देखा गया। यह इंप्रूवमेंट मोनोथेरेपी से सिग्निफिकेंटली बेटर था। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफन रिकमेंड करते हैं फिनेस्ट्राइड फॉर डीएसटी कंट्रोल, मिनॉक्सिडिल फॉर फॉलिकल स्टिमुलेशन, और ये दोनों मिलकर हेयर लॉस प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। मेडिकेशन के अलावा कुछ एडजंक्ट थेरेपीज भी यूज की जाती हैं, जैसे पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, लो लेवल लेजर थेरेपी। पीआरपी में पेशेंट के ब्लड से ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करने में हेल्प कर सकते हैं। लेजर थेरेपी भी फॉलिकल एक्टिविटी इंप्रूव करने में सपोर्टिव रोल प्ले करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, यह ट्रीटमेंट्स यूजुअली फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं होते। इन्हें मेडिसिन के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कब कराना चाहिए। बहुत लोग हेयर लॉस नोटिस करते ही डायरेक्टली ट्रांसप्लांट के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन डिफरेंट है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है। इसमें पेशेंट के सिर के बैक और साइड के डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल्स निकालकर बॉल्ड एरिया में ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। लेकिन डोनर हेयर लिमिटेड रिसोर्स होता है। एक फॉलिकल को सिर्फ एक बार ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसलिए यंग एज में ट्रांसप्लांट स्टार्ट करना रिस्की हो सकता है। और हेयर लॉस कंटिन्यू हो तो ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन के पीछे के नेचुरल हेयर भी गिर सकते हैं। इससे अननेचुरल पैटर्न क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से मोस्ट सर्जन्स रिकमेंड करते हैं कि ट्रांसप्लांट यूजुअली मिड 20 के बाद केयरफुल इवैल्यूएशन के बाद करना चाहिए और आइडियली सर्जरी से पहले मेडिकल ट्रीटमेंट से हेयर फॉल को रोकने पर ध्यान देना चाहिए। हेयर लॉस के ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में डिले करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हेयर फॉलिकल ग्रेजुअली और श्रिंक होते जाते हैं। एक स्टेज के बाद फॉलिकल इतना पतला हो जाता है कि वो टर्मिनल हेयर में बदलना ही बंद कर देता है। ऑब्जर्वेशन दिखाती हैं कि अगर फॉलिकल अपनी ओरिजिनल डायमीटर के 50% से कम हो जाए तो उसको फुल्ली रिकवर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं हेयर लॉस ट्रीटमेंट का गोल न्यू हेयर ग्रो करना नहीं होता। मेन गोल होता है एग्जिस्टिंग हेयर को प्रिजर्व करना। अगर आप अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आप थाउजेंड्स फॉलिकल्स को मिनिएचराइजेशन से बचा सकते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। हेयर लॉस जेनेटिक्स और हार्मोन्स से स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है, लेकिन लाइफस्टाइल भी रोल प्ले करता है। फैक्टर्स जैसे क्रोनिक स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, रैपिड वेट लॉस, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये सब हेयर शेडिंग को वर्सन कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल हेयर ट्रीटमेंट का सपोर्ट सिस्टम होता है। सो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की राइट एज क्या है? तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आंसर देना हो, हेयर लॉस ट्रीटमेंट का राइट एज कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। राइट टाइम तब होता है जब आपको अर्ली थिनिंग नोटिस हो। अगर आप
हेयर लाइन रिसेशन नोटिस कर रहे हैं, क्राउन एरिया थिन लग रहा है या स्कैल्प ज्यादा विजिबल लगने लगा है, तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना सही स्टेप है। अर्ली स्टेज में मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, लाइफस्टाइल चेंजेस और एडजंक्ट थेरेपीज ये हेयर लॉस के प्रोग्रेशन को सिग्निफिकेंटली स्लो कर सकते हैं। अगर आप वेट करते हैं जब तक बॉल्ड पैचेस क्लियरली विजिबल हो जाएं, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। हेयर साइंस का एक सिंपल रूल है, हेयर जो आज बचाया जा सकता है वह कल ट्रांसप्लांट से रिप्लेस करना मुश्किल होता है। इसलिए अर्ली अवेयरनेस और अर्ली इंटरवेंशन ही लॉन्ग टर्म हेयर प्रिजर्वेशन का बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।